सीधे लिए चलते हैं। नितिन गडकरी हमारे सहयोगी अशोक सिंघल के साथ इस वक्त मौजूद हैं। अशोक, उनसे जरूर पूछिए, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस साहब तो होठ सिल कर बैठे थे, इनसे पूछिए। दुश्मन नंबर 1 कह रहे हैं उद्धव ठाकरे बीजेपी को और नरेंद्र मोदी को। बिल्कुल, बेशक शिवसेना और उद्धव ठाकरे बीजेपी को दुश्मन नंबर 1 कहे, लेकिन बीजेपी अटैक नहीं कर रही है। मोदी ने खुद कहा कि हम बाल ठाकरे की इज्जत करते हुए कोई उनके ऊपर आरोप नहीं लगाएंगे, कोई टारगेट नहीं करेंगे। इस वक्त हमारे साथ कद्दावर नेता बीजेपी के महाराष्ट्र के और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी साहब मौजूद हैं। गडकरी साहब, शिवसेना कह रही है दुश्मन नंबर 1 बीजेपी है, आप लोग क्यों होठ सिले हुए, क्यों नहीं आप उन पर टारगेट करेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि सामना में लिखने के बाद और सामना के एडिटर ने ही बीजेपी और शिवसेना की रिलेशनशिप खराब की है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो एक स्वतंत्र पार्टी है, उनको अपना काम करने का अधिकार। हम एक स्वतंत्र पार्टी है, हम चाहते थे कि हमारी अलायंस बने, पर हमारे नेताओं का बार बार अपमान करना या उनके पिता तक का नाम लेना, इस प्रकार का व्यवहार अगर शिवसेना करती होगी तो वो अपने मार्ग से जाए, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। ये मत समझिए कि हम राजनीति में पुराने रिश्तों को देखकर चुप बैठे हैं, पर किसी के कारण या किसी के दबाव में या किसी के अपमानजनक व्यवहार करके भारतीय जनता पार्टी कभी किसी के साथ दोस्ती रखती नहीं और कभी रखेगी नहीं। आखिर हमारा भी आत्मसम्मान है, हमारे नेताओं का भी सम्मान है। नरेंद्र भाई ने बहुत अच्छी तरीके से कहा कि हमारे साथी रहे हैं, बाला साहब के प्रति हमारे मन में श्रद्धा है और हमारे सबके मन में, इसलिए हमने कभी शिवसेना पर अटैक नहीं किया। पर हमारे प्रधानमंत्री के पिता का नाम तक लेना, इस प्रकार का मिसबिहेवियर सामना और सामना के एडिटर बार बार करते रहे, और यह सामना के कारण है और सामना के एडिटर के कारण ही बीजेपी और शिवसेना का रिलेशनशिप बिगड़ा हुआ है। और इसके लिए निश्चित रूप से शिवसेना ने इसका विचार करना चाहिए कि दूसरे अपने साथी का लगातार अपमान करना, उनके नेताओं का अपमान करना, और हम लाचार बनकर इनके पीछे रहेंगे, ऐसी बीजेपी चलेगी नहीं, ऐसा हमको चलने की आवश्यकता भी नहीं है। दुश्मन नंबर कौन है? शिवसेना है, कांग्रेस, एनसीपी? हम राजनीति में दुश्मन मानते नहीं, हम विचारों के विरोधी है, और इसलिए हम ये चाहते हैं कि भाई हमारे विचारों में मतभिन्नता हो सकती है। मुझे बताइए कि अगर महाराष्ट्र में अगर उनको उनके पार्टी के लिए अगर 151 सीटें मांगने का अधिकार है, तो हम हर चुनाव में उनको लोकसभा में ज्यादा सीटें दे चुके हैं, तो क्या हारी हुई 10-12 सीटें हमको इस बार दीजिए, ये कहने का अधिकार नहीं है? और ये कहने के बाद आज तक बाला साहब के साथ रह हुआ था कि जिसकी ज्यादा संख्या आएगी उसका मुख्यमंत्री होगा। ये पहले ही इन्होंने अपना डिक्लेयर कर दिया कि हम मुख्यमंत्री शिवसेना का बनेगा, और उसके बावजूद भी हम लाचार बनकर इनके पीछे चले जाएंगे। ये ठीक बात नहीं है। जिस प्रकार से शिवसेना राजनीति को जिस प्रकार से कर रही है, उससे लोगों में उनके प्रति और गुस्सा आएगा। और ये इस पर हम भी एक स्वतंत्र पार्टी है, हम कोई लाचार नहीं है, लाचारों की फौज नहीं है, हमारा भी अपना स्वाभिमान है। उनको आना है तो आए, नहीं आना तो मत आए। पर इस प्रकार से हमारे नेताओं का इस प्रकार से अपमान करना, उनके पिता का नाम लेना, यहाँ तक शिवसेना गिरी हुई है, ये मुझे लगता है अच्छी बात नहीं है। ये बाला साहब कभी पसंद नहीं करता। शिवसेना गिरी हुई है, क्या जरूरत पड़ने पर शिवसेना की मदद लेंगे महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए? जिसको मदद करना करे, नहीं करना मत करे, रहना रहे, नहीं रहना मत रहे। पर जहां तक शालीनता की बात है, सुसंस्कृतता की बात है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे सबके नेता हैं, उनके पिता के नाम का उल्लेख करना, इतने लाचार नहीं बने हम कि समर्थन के लिए किसी के पास जाए। आगे आखिर उनको करना करे, ना करना ना करे, राजनीति चलती रहे, पर आज तक हमारे रिश्ते रहे और उनके नेतृत्व में हम लोकसभा का चुनाव लड़े, और उनके पिता तक का नाम लेना यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे लगता है कि यह सामना के एडिटोरियल के कारण ही बीजेपी और रिलेशनशिप शिवसेना की रिलेशनशिप खराब हुई है। मुझे लगता है उद्धव जी ने इस बात पर अंतर्मुख है, विचार करना चाहिए। इसके बाद हर आदमी जो है, जिसको जो करना है वो करे, आना है तो आए, नहीं आना तो मत आए। कोई हम उनके घर पे कोई दरवाजे पर एप्लीकेशन लेके थोड़े बैठे हैं। लेकिन जरूरत पड़ने पर शिवसेना का साथ ले सकते हैं चुनाव के बाद जो स्थिति बनेगी। पहली बात तो ऐसी है कि आज की स्थिति में हम लोग पूरी तरह अपने ताकत पर मेजोरिटी मिलाएंगे, ये हमारा विश्वास है। इसलिए किसी का साथ लेने का अवसर ही हमारे लिए आएगा नहीं। और रही बात बाकी बातें में, हम शिवसेना के बारे में ये कहते रहे, मैंने भी कहा था कि वो एनडी में है और उनके मंत्रियों ने रिजाइन करने की भी जरूरत नहीं। ठीक है, इस चुनाव में हमारा सीट एडजस्टमेंट में नहीं हो पाया, पर एक बात जरूर है कि इस प्रकार के हमारे प्रधानमंत्री के बारे में, उनके पिता के बारे में उल्लेख करके इस प्रकार की बातें करना भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। जिनको आना आए, नहीं आना ना आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। राजनीति हर पार्टी अपना निर्णय करने का उनको अधिकार है, उनको स्वतंत्र है, पर इस प्रकार की उल्लेख करके अपमानित करना और हम लाचार बनकर इनके लाइन में खड़े रहना, ये काम हमने जिंदगी में। राज ठाकरे आपके मित्र हैं नितिन जी, वो भी मोदी को टारगेट कर रहे हैं, बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं। देखिए, जो ताकतवान होता है उसको टारगेट होता है, जिस झाड़ को फल लगते हैं उसी पे लोग पत्थर मारते हैं। राजनीति विचारों के आधार पर और कार्यक्रमों के आधार पर, सरकार के आधार पर कोई हमारे पर टीका टिप्पणी करते, मैं समझ सकता हूँ। देखो, उसके लिए मेरी आपत्ति नहीं है,
पर हमारे प्रधानमंत्री देश के एक कद्दावर नेता है, आज पूरे देश को दुनिया में वो प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके पिता का नाम लेना, ये इस प्रकार के लाचारी हमने जिंदगी में कभी रखे नहीं और रखेंगे भी नहीं। मुद्दा क्या है चुनाव में, किन मुद्दों पर, क्या नरेंद्र मोदी ही मुद्दा है चुनाव में नितिन जी? देखो, नरेंद्र मोदी जी ये चुनाव का मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा ये है कि महाराष्ट्र पर कांग्रेस और बीजेपी के मिसरूल में 3 लाख करोड़ का कर्जा हुआ है। 70,000 करोड़ रुपए सिंचाई पर खर्चा होने के बाद में भी 0.01% सिंचाई हुई, यह सरकार की ही श्वेत पत्रिका कहती है। मैं महाराष्ट्र में मंत्री था, हमारी सरकार थी शिवसेना और भाजपा की। हमने 55 उड्डान पुल बनाए, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया, वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट किया। हमने विकास की राजनीति की, हमने महाराष्ट्र को बदलने की कोशिश की। हमारे समय महाराष्ट्र पहले नंबर पर था, लोड शेडिंग नहीं था। इनका राज आया और सब जगह गांव में 8-8, 10-10 घंटे लाइट नहीं है। 10,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। मुझे लगता है कि गुड गवर्नेंस, महाराष्ट्र का विकास और महाराष्ट्र फिर से एक बार देश का प्रथम क्रमांक का राज्य बने, ये हमारी इच्छा है और हम हमारा पॉजिटिव कार्यक्रम लेकर चल रहे। आप देखो, महंगाई की बात है, आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में महंगाई कम हुई, 2.84% तक आ गई। मुझे बताइए कि जो 18.84 तक थी वो 2.84 तक आई। कहीं ना कहीं हमारी नीतियों का परिणाम दिख रहा है। क्या आप मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं? मुख्यमंत्री बनेंगे, महाराष्ट्र में आएंगे आप? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बनूंगा, मैं दावेदार भी नहीं हूँ और मैं बनना भी नहीं चाहता हूँ, कहने के बाद भी नहीं बनना चाहता हूँ। मेरा प्रश्न है, मैं दिल्ली में हूँ, जब मैं दिल्ली जाना नहीं चाहता था तब गया हूँ। अब दिल्ली में मुझे जो काम मिला हुआ है मैं बहुत खुश हूँ और मैं गंगा का काम करना चाहता हूँ, मेरे मन के और सपने हैं और इसलिए दिल्ली में रहकर काम करना चाहता हूँ। मुझे महाराष्ट्र में वापस आने का कोई। एक सेकंड, अंजना सवाल पूछना चाह रही है, बताइए अंजना। बिल्कुल अशोक, उनसे जरूर पूछे कि यही सवाल जो आपने इस वक्त उनसे पूछा कि कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे ने तो अपने मुख्यमंत्री की जो महत्वाकांक्षाएं थी वो खुलकर सामने रख दी। अब नितिन गडकरी जी यहाँ पर मंत्री जरूर है, लेकिन सभी जानते हैं कि इनके दिल में महाराष्ट्र बसता है। तो अगर स्पष्ट बहुमत मिलता है, क्या आप इस वक्त महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के साथ बैठे हैं? दिल खोलकर जरा जवाब दें नितिन जी। नितिन जी, सवाल ये है कि वहां से पूछा जा रहा है, जो सवाल मैंने आपसे पूछा कि क्या मुख्यमंत्री बनेंगे। कहने के लिए हर आदमी बोलता है नहीं मैं बनना नहीं चाहता हूं। देवेंद्र फडणवीस से पूछे, वो भी कहते हैं मैं बनना नहीं चाहता हूं। पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, पार्टी तय करेगी, आलाकमान तय करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं लड्डू तो फूटते होंगे। हर आदमी अपनी स्टेट का मुख्यमंत्री बनना चाहता है। जब आपने राजनीतिक शुरुआत की होगी छोटे लेवल से, तब सपना रहा होगा कि मुख्यमंत्री बने महाराष्ट्र का। बेशक पार्टी कुछ भी गई, अंदर से तो आपको लगता होगा कि मुख्यमंत्री बनना चाहिए एक बार, क्या कितने भी दिन के लिए बने? अशोक जी, जो मुझे जानते हैं, पहली बात तो ऐसे कि मुख्यमंत्री पद का निर्णय कोई भी कार्यकर्ता या नेता का चयन करना, यह अधिकार पार्लियामेंट्री बोर्ड का है, हमारे अध्यक्ष का है, प्रधानमंत्री का है, सब मिलकर निर्णय करेंगे। सवाल इसलिए देवेंद्र जी ने कहा वो बिल्कुल सही है। दूसरी बात, मैं अपने बारे में जो कहता हूँ डंके की चोट पर कहता हूँ। मैं कभी ये मन में लड्डू वगैरह मेरे फूटते नहीं। मैं देश के लिए, समाज के लिए और गरीब के लिए काम करता हूँ और जिंदगी में मैंने अपना बायोडाटा कभी किसी के पास देकर मैंने काम नहीं किया है। मैं आपको बिल्कुल साफ तौर पे बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ कि अब दिल्ली में मैं काम कर रहा हूँ और मेरा विशेष रूप से गंगा से लेकर बाकी कार्यक्रमों से लेकर बहुत रुचि है। वहाँ मुझे काम करने का अच्छा अवसर मिला है और अब मैं महाराष्ट्र में वापस आने की बिल्कुल मनस्थिति में नहीं हूँ। अगर पार्टी भी कहेगी तो भी मैं तैयार नहीं हूँ। तो मेरा सवाल ही नहीं उठता कि मैं जबरदस्ती पार्टी, मोदी का आदेश हुआ कि आप जाइए नितिन जी महाराष्ट्र को संभालिए। कोई जबरदस्ती हुई ना कोई आदेश हुआ है, नहीं होगा तो। मैं महाराष्ट्र में हमारे 4 अच्छे नेता है। सबसे काबिल आपको कौन लगता है महाराष्ट्र में? नंबर 1 पे कौन है मुख्यमंत्री पद का दावेदार? देखो, ये काबिलियत जो है ये टीवी के साथ चर्चा करते समय थोड़ी बताएंगे। सभी काबिलियत है, पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड, हमारे प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, सब मिलकर सबसे चर्चा करके लोकतांत्रिक मार्ग से। कौन कौन है वैसे आपके हिसाब से? नहीं, बहुत है ना, देवेंद्र है, विनोद तावड़े है, एकनाथ खड़से है, सुधीर मुनगंटीवार है, सभी अच्छे लोग हैं। अच्छा, एक सवाल विदर्भ को लेकर उठता है। आप लोग पार्टी के कुछ नेता कह रहे हैं अलग विदर्भ राज्य की मांग करते हैं, मोदी आगे कहते हैं कि बंटवारा नहीं होगा। आखिर बीजेपी का स्टैंड क्या? क्या वोट के चलते कंफ्यूजन है कोई स्टैंड में? देखो, आप गलत इंटरप्रेट करते हो। मोदी जी ने जब बात कही थी तब विषय कौन सा था? मुंबई महाराष्ट्र से तोड़ रहे, इस प्रकार का अपप्रचार कुछ नेताओं ने और कुछ पार्टियों ने शुरू किया था। तब उन्होंने कहा कि मुंबई को महाराष्ट्र से तोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। ये मुंबई के बारे में उनका वक्तव्य था। जहां तक विदर्भ के बारे में है, हमारे राष्ट्रीय कार्य समिति में विदर्भ के बारे में हमने प्रस्ताव मंजूर किया। हम छोटे राज्य के समर्थक हैं, शिवसेना के साथ थे, तब भी हमारी भूमिका यही थी कि हम लोग पृथक विदर्भ के समर्थक हैं और आज भी हमारी यही भूमिका है और इसलिए हमारी भूमिका ना हमने बदली है ना बदलने का सवाल उठता है। छोटे राज्यों के फेवर में हैं आप लोग? ऑलरेडी देखो, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, बिहार से झारखंड, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का यशस्वी निर्माण अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हमारे पार्टी ने करके। अंजना, एक आखिरी सवाल है, क्या मोदी की अग्नि परीक्षा है ये? मोदी की
तय हो जाएगी कि मोदी कितना सक्सेस हुए इस सरकार में। 100 दिनों के कामकाज के हिसाब से वो वोट मांगा उन्होंने। क्या मोदी की अग्नि परीक्षा है, पहली अग्नि परीक्षा, ये मानते हैं आप? देखो, हमारे पार्टी में कोई व्यक्ति की अग्नि परीक्षा नहीं होती, पार्टी की अग्नि परीक्षा होती। मोदी हमारे टीम के कप्तान हैं और मोदी भी विचार के लिए और संगठन के लिए काम करते हैं। ये पिता पुत्र और माँ बेटों की पार्टी, मालक मालकिन की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये लोकतांत्रिक पार्टी है और सब मिलकर निर्णय होते हैं और नरेंद्र मोदी भी इसी संस्कारों में पले हैं। आप जिस प्रकार का प्रेजेंट कर रहे हो, हमारे यहाँ व्यक्ति बड़ा नहीं होता, संगठन बड़ा होता है और विचार बड़ा होता है और इसी सूत्र को लेकर हम काम करते हैं। व्यक्ति बड़ा नहीं है अंजना, विचार बड़ा होता है, पार्टी बड़ी होती है, यही कहना है नितिन गडकरी जी का। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है और दिलचस्प भी रही है पूरी बातचीत, क्योंकि मुख्यमंत्री पर वो कह रहे हैं कि उन्हें अब दिल्ली ही भा रहा है, अब वो महाराष्ट्र नहीं जाना चाहते हैं। 4 बहुत काबिल लोग हैं। इस बीच ये भी कहते हुए कि मोदी जी और उनकी परीक्षा नहीं है, लेकिन ये पूरी पार्टी के लिए वो काम कर रहे हैं।